को बनाएगी। नंबर 1 वो शक्तिशाली केवल हथियारों के हिसाब से कि हमने दे दिया है इतना ही रहेगा, उससे ज्यादा ताकतवर इजराइल हमेशा रहेगा और अमेरिका तो है ही, या असल में वाकई ये खाई बहुत कम होती जाएगी जो अभी बहुत बड़ी है। चीन ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी। चीन ने कहा हमारे खिलाफ एक्शन हुआ तो कड़ा जवाब देंगे। बीजिंग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ेगा और अगर अमेरिका चीन पर रूस से व्यापार को लेकर कोई कदम उठाता है तो उसे जवाब दिया जाएगा। ये खबर भी बड़ी महत्वपूर्ण। चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी। चीन ने कहा हमारे खिलाफ एक्शन हुआ तो हम कड़ा जवाब देंगे। बीजिंग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ेगा। अगर अमेरिका चीन पर रूस से व्यापार को लेकर कोई भी कदम उठाता है तो उसे जवाब दिया जाएगा। ये अमेरिकी दादागिरी को तो खैर ये ठीक जवाब है। वो जो दुनिया भर में डिक्टेट करना, इसके साथ तुम डील करो उसके साथ नहीं करो वाला जो हिसाब है, ये तो ठीक आईना दिखाया गया है। एब्सोल्युटली। देखिए, भारत का भी ट्रेड डील में अभी तक खबर आई नहीं है, मगर अंडर करंट तो है ही है। भारत ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे आपके साथ ट्रेड डील, जो करना है कर लीजिए, और उन्होंने कुछ नहीं किया। 100% लगा रहे हैं, शायद मेडिसिन के ऊपर में लगा दिया है, होने वाला है तो लगा दिया है। तो इसके अलावा और भारत में क्या है, हम कहते हैं 34% हम लेते हैं इनके साथ मेडिसिन लेते हैं, और वो कह रहा है, रशिया कहता है उतना मुझे दे दो। इवन चाइना मांगना शुरू कर दिया है। तो बात उसकी नहीं है, इनको आईना आप नहीं दिखाएंगे। भारत भले ही मौखिक तरीके से नहीं बोला है, मगर एक्शन तो वही कर रहे हैं। एक्शन चाइना से ज्यादा तकड़े हैं, और चाइना ने तो एनवीडिया लेने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि एनवीडिया दे देंगे, उन्होंने बोला अपने पास रखिए, हम अपने बना ले। चाइना देखिए बहुत आगे है टेक्नोलॉजी। ये चिप बनाने वाली कंपनी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। हाँ। उन्होंने चिप देना हमारे चाहा था, दर्शकों को बता भी दीजिए ताकि उनको ये पता रहे। जो एनवीडिया से बोला था कि आपको चिप चाहिए, बोला आप अपने पास रखिए। तो प्रॉब्लम ये है, इनके पास ऑप्शंस ऑल आर गेटिंग क्लोज। इन्होंने अपनी पैरों में इतनी कुल्हाड़ी मार ली है, इतनी ज्यादा मारी है कि इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। और अमेरिका, मैं नहीं बोल रहा हूं, अमेरिका में बच्चा ये बोल रहा है। नहीं, कहा यह जाता है कि अगर आप वाकई कोई आप रेड लाइन खींच रहे हो तो फिर कम से कम आपको उस रेड लाइन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। अमेरिका जब भी ये रेड लाइन खींचता है, कितना जल्दी आप उसको यू टर्न लेता हुआ भी देखते हैं, और यही पूरी दुनिया में उसकी क्रेडिबिलिटी को इस समय संकट में डाल रहा है। अगली खबर यह है, इजरायली नेता की ताइवान यात्रा पर भड़का चीन। चीन ने इजरायली सांसद को बताया उपद्रवी। इजराइल ने एक चीन नीति का, वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन किया, यह भी कहा चाइना ने। सांसद को इसकी कीमत चुकानी होगी कहा। इस साल दूसरी बार ताइवान गए थे इजरायली सांसद। अब ये जो सांसद महोदय हैं, ये दूसरी बार वहां गए, और कहा जाता है कि इन्होंने कई स्टेटमेंट दिए हैं जो खुद वन चाइना पॉलिसी, जिसको इजराइल भी मानता है, उसके अगेंस्ट है। तो चाइना यही कह रहा है कि आप तो मानते हो एज अ कंट्री, लेकिन ये आपके यहाँ के सांसद कैसे हैं, ये आके कुछ और बात करते हैं, और ये बार बार मिलने क्यों जा रहे हैं, इस पर वो एतराज जता रहे हैं। कमोडोर बहल, इस खबर की माने ये इजराइल और चाइना का एक फ्रेंडशिप ग्रुप है, इजराइल और ताइवान का। इजराइल ताइवान फ्रेंडशिप ग्रुप के ये एमपी लीडर हैं, और जब से ये आए हैं, इनकी कोशिश रही है कि ताइवान के साथ रिलेशंस बेटर हो और ताइवान को इंटरनेशनलाइज किया जाए। इन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल रिलेशंस ताइवान के बेटर होने चाहिए, और दूसरी चीज बोली है कि उनको WHO में भी मेंबरशिप मिले। और इन बातों से ही वो उग्र हो गए हैं चीनी। लेकिन इसके साथ अगर आप नेतन्याहू की स्टेटमेंट को भी जोड़ लें, नेतन्याहू ने क्या कहा है? नेतन्याहू ने कहा है कि चीन एक ऐसा देश है जो पॉलिटिकल ब्लॉकेड कर रहा है इजराइल के ऊपर, और साथ में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे इजराइल को अटैक किया जा रहा है कतर के साथ। ये दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ हुई हैं। ये तो अभी कल गए थे, और वो वाली स्टेटमेंट 2 दिन पहले आई थी। पर कहीं ना कहीं ये दोनों स्टेटमेंट ये दर्शा रही है कि अब इजराइल जो है एक अग्रेसिव स्टैंस ले रहा है चीन के अगेंस्ट, शायद ट्रंप के उकसाने से, शायद ट्रंप के उकसावे की वजह से ऐसा हो रहा है। इजराइल एक एग्रेसिव स्टैंड चाइना के खिलाफ ले रहा है। क्या दुनिया धीरे धीरे वाकई 2 खेमों में इन वजहों से बंटती चली जाएगी, और फिर हम वो देखेंगे जिसको हम नहीं देखना चाहते? रूस का भारत को बहुत बड़ा ऑफर। अगली खबर, Su-57 फाइटर जेट बेचने का प्रस्ताव, भारत में ही प्लांट लगाने का ऑफर भारत में, और इसमें प्रस्ताव में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी शामिल है। ये बहुत बड़ा प्रस्ताव है, बहुत ल्यूक्रेटिव प्रस्ताव है, और बहुत रिलायबल प्रस्ताव है, क्योंकि रशिया हमारा रिलायबल दोस्त है। थिक एंड थिन में हमारे साथ वो टाइम टेस्टेड हमारा दोस्त है। तो क्या हम इसके लिए अब आगे बढ़ जाएंगे, या बढ़ेंगे तो सही, लेकिन वो टाइम हम तय करेंगे, ये देखते हुए कि वर्ल्ड ओवर किस किस तरीके की एक्टिविटीज अभी चल रही हैं। बहुत सारे समीकरण साधने होते हैं, क्या उसको देखते हुए टाइम तय किया जाएगा? ये डील इनएविटेबल है, लेकिन टाइमिंग
एक कंसिडरेशन है क्या सर? बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये सही समय नहीं होगा भारत को कुछ भी अनाउंस करने का। रशिया के साथ इतनी बड़ी डील, हमारे लिए बेस्ट डील यही है। को डेवलपमेंट है, को प्रोडक्शन है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, सोर्स कोड तक दे रहे हैं, एडवांस वेपन सिस्टम्स K-77, R-37 एंड K-77 जैसी मिसाइल्स को दे रहे हैं, जिनकी रेंज 300 किलोमीटर या उससे भी ऊपर है, हवा में हवा मार करने वाली। ऐसे वेपन सिस्टम, जर्कॉन की भी इसकी इंटीग्रेशन हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत लेकिन सर ये बताइए, लेकिन ये सही समय नहीं है। नहीं, अगर मान लीजिए सही समय, टैरिफ का जो एक लगा रखा है ट्रंप ने, और रोज एक नई चीज वो बात बिल्कुल सही है सर। मैं ये जानना चाहता हूं, अगर वो अपना फाइटर हमको ऑफर कर रहा था, भारत ने क्लियर कर दिया कि अपना फाइटर अपने पास रखो, इधर ये सू वाली डील है सर, उधर वो कंसिडरेशंस हैं कि अमेरिका फिर भी हमारे लिए आवश्यक है और हम ये तय करेंगे कि किस समय क्या होना चाहिए। लेकिन अमेरिका कॉन्टिन्यूअसली ये देखेगा कि Su-57 कहीं ले तो नहीं रहा है भारत। हमारे अनुसार तो ये होगा। या मैं आपको बता देता हूँ, दिसंबर ज्यादा दूर नहीं है, दिसंबर में आ रहे हैं पुतिन, पक्का साइन होगा। देखिए सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, ठीक है सोर्स कोड बता दिया, ये बता दिया, इट इज वन ऑफ द गुड, जो हमें आधी जनरेशन बढ़ानी है। आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका रोक देगा, यही हमारा डर है ना, कि हमारा ये तेजस का 18 जो स्क्वाड्रन आ रहा है उसका रुक जाएगा। देखिए जो हमारा सैफ्रॉन इंजन है, मोरलेस इट इज थ्रू। इवन हमारा जो अपना ओन इंजन है वो भी कावेरी, वो भी आगे निकलने के, और बाकी चीजें काटसा जैसी चीजें, अरे साहब ये काटसा इन्होंने नहीं लगाया था हमारे को, काटसा लगाया है हमारे को। आप जर जाएंगे ना यदि, तो जब हमने ये कह रहे थे कि आप न्यूक्लियर करके दिखाइए 99 में, हमने 98 में जब किया, क्या हो गया, क्या चीज रुक गई आपके, बताइए क्या चीज रुक गया? ये सारा चीज देने के लिए आ गए। आज प्रॉब्लम नहीं है। और मैं भी मैं तो इवन आई वाज इंटरेक्टिंग विद द आर्मी एयर चीफ, ही इज ऑफ द व्यू मस्ट कम, इट मस्ट कम। एक चीज सिर्फ कहना चाहता हूं मैं इसके अंदर, कि ये 2 महीने हम लोगों के लिए बहुत क्रूशियल है, 2-3 महीने, जब अक्टूबर नवंबर, हाँ, जब ट्रंप भी आएंगे, पुतिन भी आएंगे, इसके अंदर अगर रशिया यूक्रेन का युद्ध खत्म हो गया तो आप मेरे से लिख के लीजिए, ये Su-57 डील साइन होगी ही होगी। लेकिन ये वाला सब्जेक्ट टू कंडीशन जो है, ये बड़ा सब्जेक्ट टू कंडीशन है। और अगली खबर ये कि इजराइल में हूतियों के ड्रोन ने फिर मचाई तबाही, आयरन डोम भी नहीं रोक पाया ड्रोन। हूतियों के हमले में 20 लोग घायल, इजराइल ने कहा हूतियों को खत्म करके ही दम लेंगे। अब ये लगातार उन जगहों को पेनिट्रेट कर रहा है, टारगेट कर रहा है जो एयर डिफेंस वाइज उतना स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड नहीं है, दूर दराज के इलाके हैं। और दूसरा, ड्रोन्स का ये पेनिट्रेट करना ये भी बता रहा है कि इजराइल ने अपनी टेरिटरी को बहुत सुरक्षित रखा है, लेकिन फिर भी बड़ी गुंजाइश। देखिए मैं कल भी ये बात की थी, किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को 100% आप नहीं कर सकते हैं, उसको पेनिट्रेशन होती है। मगर हूती की जो कैपेबिलिटी है, जो उसको मैं मानता हूं, दैट्स व्हाई मैं उसको थम्स अप देता हूं। हूती ने इनके MQ-9 जो इनके रैप्टर हैं, अभी मेरे ख्याल से 27वां गिराया कल, 27 गिरा दिए, जिसको कहते हैं कोई मार ही नहीं सकता। उनके पास जो हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी है, एंटी शिप मिसाइल्स हैं एंड ड्रोन, वो कहते हैं छोटे ड्रोन कुछ बनाए हैं और वो स्नीक कर जाते हैं छोटे ड्रोन। तो ये है कैपेबिलिटी। और वहां पर लोगों उसको कहते थे इतना एफिशिएंट उनको बना कौन रहा है, इनका कौन रिप्लेनिश कर रहा है? वो जज्बा है ना। देखिए जज्बा क्या होता है? नहीं, जज्बे के अलावा टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? टेक्नोलॉजी भारत में कैसे टेक्नोलॉजी आ जाती है? हमारे यहाँ ना सबसे कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। जब आप इम्प्रोवाइजेशन के माहिर होंगे ना, हमने लड़ाइयाँ कैसे लड़ी हैं, हमने भी इम्प्रोवाइजेशन करके लड़ी हैं। अच्छा। वो इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, किसी चीज को आप काट देंगे। तो सर क्या ये चाइना और रशिया वाला सामान क्या ईरान के जरिए हूतियों तक पहुंच रहा है, उसके जरिए ये किया जा रहा है, और वो मिले हुए सामान को इम्प्रोवाइज भी कर रहे हैं क्या सर? देखिए, ईरान हमेशा से ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे रहा है। शाहिद ड्रोन्स उन्होंने ही रशिया को दिए, जिन्होंने मैन्युफैक्चर करके गेरान 2 ड्रोन्स अब वो यूक्रेन के अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहा है। पहली बात तो ये है, टेक्नोलॉजी ईरान की अपनी भी बहुत अच्छी है, वो दे सकता है और दे भी रहा है। और दूसरी चीज आती है कि जो ड्रोन इस्तेमाल किया गया, मेरे हिसाब से समा 3 ड्रोन, क्योंकि उसी की एक रेंज है 1500 से 1800 किलोमीटर, जो ये चाहे सदर्न मोस्ट टिप पे हो, रेड सी के ऊपर इलाब जैसा शहर, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए यही एक ड्रोन है। जो दूसरा ड्रोन हुतीज के पास है वो वहां तक नहीं पहुंच सकता। तीसरी चीज है कि जो हम बात कर रहे थे आपके साथ बहुत पहले, जब आप कह रहे थे बंदूक की रेंज, अब इधर अगर वो डिप्लॉय हुआ होता आयरन बीम, तो उसकी 10 किलोमीटर रेंज जरूर है, लेकिन जब ये लो ऑल्टीट्यूड में
आ रहा है, जब उसको आयरन डोम नहीं ले पा रहा तो आयरन बीम जरूर ले पाता या काउंटर यूएवी सिस्टम जरूर ले पाता, अगर वो डिप्लॉयड होते, अगर उस जगह पर डिप्लॉयड होते तो ये लिमिटेशन होती है शॉर्ट रेंज सिस्टम्स की। शॉर्ट रेंज सिस्टम्स, खास तौर से वो जिसमें एनर्जी वेव्स भेजी जाती हैं, जिसके जरिए आप टारगेट को हिट करते हैं, उनकी रेंज उतनी ज्यादा नहीं होती है। अगर यहां सदर्न मोस्ट टिप पर भी उसके जरिए इसको प्रोटेक्ट किया होता तो ये लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को, छोटे ऑब्जेक्ट्स को भी पहचान कर उसको ध्वस्त कर सकता था। और अमेरिका की इजराइल को 2-2 अगली खबर, ट्रंप ने कहा वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा मंजूर नहीं। ट्रंप ने कहा वेस्ट बैंक पर कब्जे की इजाजत नहीं दूंगा। नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक पर कब्जे की धमकी दी। अब लीजिए, अब ये भी आ गया। मुझे लगता है कि ट्रंप ने कई सारी बातें कालांतर में ऐसी कही हैं जिसको खास तौर से नेतन्याहू ने ये बता दिया है कि ठीक है, थैंक यू फॉर योर एडवाइस बट विल डू एज पर आवर विश। क्या ये भी वैसा होने वाला है, या यहां पर ट्रंप जो कह रहे हैं उसको ध्यान से नेतन्याहू सुन रहे होंगे? देखिए, जो वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक में 330 सेटलमेंट आ चुका है इजराइल। तो उसने वो तो घुस गए, इंक्लूडिंग जो जॉर्डन से एक ब्रिज आती है उसको काट दिया है। वो अभी 2 दिन पहले के न्यूज में था कि उसको उड़ा दिया है। तो इन्होंने खत्म कर दिया, जॉर्डन से कोई आ नहीं सकता है, कि जॉर्डन रिवर जो है और उसका डेड सी है। तो जो चीजें इन्होंने किया है वो करेंगे, मगर ये ही इज आल्सो गेटिंग इनटू दैट। दैट्स व्हाई ऐसे कि आप कॉन्फ्लिक्ट से निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ही इज गेटिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट। आप कितने दिन तक करेंगे? आप बताएं ना, हूती तक घुस जा रहा है आपको। तो मेरे अनुसार से नेतन्याहू साहब को कहीं ना कहीं, बिकॉज दिस इज द आर्ट ऑफ वॉर। क्या ऐसा भी हो सकता है कि असल में नेतन्याहू को के लिए निश्चित रूप से उनका एक ऑब्जेक्टिव है और उनकी एक टारगेट ऑडियंस भी है, उनको बहुत सारे रिजॉल्व उसके हिसाब से लेकर चलने हैं। कहीं शायद वो गुंजाइश चाहते होंगे कि क्या इसमें यू टर्न लिया जा सकता है, और क्या ये प्रपोजल खुद ट्रंप की तरफ से दिलवाया जा सकता है कि ऐसा किया जाना चाहिए और उससे एक एस्केप रूट मिल जाए। सर, क्या इसकी बिल्कुल ऐसी ही एक बात है कि 21 पॉइंट प्रपोजल जो ट्रंप ने दिया है मुस्लिम देशों को, उसके बाद देखिए किसी ने भी नहीं ये कहा कि ये खराब मीटिंग हुई थी। सब ये कह रहे हैं मीटिंग वाज वेरी गुड, पर लेकिन साथ में ये नहीं बता रहे कि मीटिंग में हुआ क्या। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि 21 पॉइंट प्रपोजल आया जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स खुश होंगे, यहां तक कि नेबर्स भी खुश होंगे। हाँ, इसमें एक बात जरूर आई है कि हमास को अपने आर्म्स को ले डाउन करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इंप्लाई किया गया पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के पास ज्यादा पावर होगी इस समस्या के बाद। लेकिन जो एक चीज आ जाती है इन सब के अंदर, क्या ट्रंप ने नेतन्याहू से परमिशन ली है ये स्टेटमेंट देने के लिए? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पहले भरोसे में लिया गया है या असल मीटिंग है ना, और वहीं पे ये डिपेंड भी होगा। और अगर नेतन्याहू से ग्रीन सिग्नल, बिकॉज़ नेतन्याहू को भी अब तो अगर ऐसा नहीं हुआ है तो क्या होगा? ऐसा नहीं है तो वैसे ही चलता रहेगा और इंटेंस हो जाएगा, और लोग मरेंगे, और खाने की वजह से भी मरेंगे और अटैक से भी मरेंगे। और अगली खबर यह है कि भारत को लेकर अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट का एक बड़ा बयान सामने आया। रूस से तेल खरीद पर आपत्ति जताई, भारत को अमेरिका का सहयोगी बताया। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट बोले, मैं भारत का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, भारत को रूसी तेल खरीदने की जरूरत नहीं, वो कहीं से तेल ले लें, बस रूस से तेल ना लें। क्रिस राइट ने जो एग्जैक्टली कहा है वो ये कहा है कि वो कहीं से तेल ले लें, बस रूस से उनको तेल नहीं लेना चाहिए। अब आपको समझ में आता होगा कि ये कहावत क्यों बनी है, तेल लेने गया। और भारत अब यही कह रहा है कि वो अपने हितों की रक्षा करेगा। बाकी इस तरह की जो बातें आती हैं जिसमें कह दिया जाता है कि आप तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ में जोड़ दिया जाता है आप हमारे मुताबिक चलिए, तेल लेने जाइए। मैं ठीक कह रहा हूं सर? देखिए, एब्सोल्युटली आप जो कह रहे हैं, और भारत ने इसकी चाल चलती है। जैसा अंडर करंट्स आ रहे हैं कि हमारा ट्रेड डील मोरलेस खत्म है, भारत ने क्या कहा है, हम आपसे तेल खरीदेंगे, हमको तेल दीजिए, एनर्जी दीजिए। अमेरिका को कहा ना कि आप ट्रेड करना चाहते हैं ना, ये आपका फोटे है, आपके पास सबसे ज्यादा है, हम आपके साथ करते, करिए। आप हमें क्यों बताते हैं कि हमारे पास डेयरी कर लेंगे, किसान का प्रोडक्ट कर लेंगे, मक्का खरीद लेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली है भारत ने अब आके कि अगर आप हमको ईरान से परमिट करते हैं, वेनेजुला से परमिट करते हैं, तो फिर हम नहीं खरीदेंगे। ट्रंप को एक ऐसे कॉर्नर में लेके गया है भारत कि वो ना हाँ कह सकता है ना कह सकता है। अमेरिका से खरीदेंगे, आप लीजिए जितना जाना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण खबरों पर आपके ये वैल्यूएबल इनसाइट्स और एनालिसिस के लिए। फिर मिलते हैं आपसे, नमस्कार।